Assalamu alaikum dear students. I am Dastagir, lecturer of chemistry. I hope all of you are doing real good. Dear students, chapter number 2 आज हमने start करना है. That is related to techniques. Different techniques के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो हमारी impurity होती है उसको हमने डिज़ायर जो हमारा पार्टिकल होते हैं, डिज़ायर कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, उसको हमने किस तरह से प्योर करना है इम्प्योरिटी में से, यानी कि प्योर कंपाउंड हमने करना है इम्प्योरिटी को दूर करते हुए. तो आज के टॉपिक की कुछ आउटलाइंस हैं. आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन से रिलेटेड बात करेंगे. डैट इज़ अबाउट एनालिटिकल केमिस्ट्री, और एनालिटिकल केमिस्ट्री का ही ये चैप्टर है, यानी कि जिसमें हम एनालिसिस करते हैं, तज्जिया करते हैं, चीज़ों को परखते हैं कि चीज़ें क्या क्या हैं. गॉट इट. तो फर्स्ट वन इज़ डैट एनालिटिकल केमिस्ट्री, और उसकी जो सेटिंग हेडिंग है वो है जी क्वालिटेटिव एनालिसिस. और थर्ड वन इज़ डैट क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे उसको डिस्कस करेंगे. और टेक्निक्स जो कि इस्तेमाल की जाती हैं मोस्टली कॉमन फॉर सेपरेटिंग डिज़ायर कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि पार्टिकल जो हमारे डिज़ायर हैं इम्प्योरिटी को दूर करते हुए. क्लियर जी. तो सबसे पहले जी एनालिटिकल केमिस्ट्री होती क्या है. एनालिटिकल केमिस्ट्री में देखें नाम से ज़ाहिर है एनालिटिकल, यानी कि एनालिसिस किया जाता है. ये जो एनालिटिकल केमिस्ट्री की ये जो ब्रांच होती है केमिस्ट्री की, इसमें ओवरऑल प्रैक्टिकल से रिलेटेड बात की जाती है. एनालिटिकल केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री की ये वो ब्रांच है कि जिसके अंदर क्या करते हैं, हम दो चीज़ों को स्टडी करते हैं. द फर्स्ट वन इज डैट क्वालिटेटिव एनालिसिस, इज इट क्लियर, एंड द सेकंड वन इज डैट क्वांटिटेटिव एनालिसिस. अब ये जो टेस्ट होते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं. और ये फोरेंसिक साइंस में, लेबोरेटरी के अंदर भी, केमिकल इंडस्ट्री के अंदर भी ये इस्तेमाल किए जाते हैं. इसकी बेस के ऊपर हम चीज़ों को परखते हैं, उसका तज्जिया करते हैं. तो जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है ये अपने नाम से खुद को डिफाइन कर रहा है, यानी कि क्वालिटी से रिलेटेड है, यानी कि हमने चीज़ों की क्वालिटी देखनी है कि चीज़ें हैं क्या है. लेट्स सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है, तो कंपाउंड में कौन कौन सी चीज़ है, व्हाट इज. ठीक है. तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में जैसे कि कॉमन एग्जांपल दूं, आपको एक बॉक्स दे दिया जाता है और बॉक्स के अंदर डिफरेंट बॉल्स डिफरेंट कलर की डाल की दे दी जाती, और आपको कहा जाता है कि इस बॉक्स को ओपन करके देखो कि इसमें कौन कौन सी बॉल्स हैं और किस कलर की हैं. तो जैसे कि हमारे पास 3 मार्कर हैं, तो इसी को हम जो है वो यूज़ करते हुए बॉल्स बना लेते हैं. एक हमारे पास है जी ब्लैक, एक बॉल है जी रेड, और एक है ब्लू. तो जब हम इस बॉक्स को ओपन करेंगे तो हम कहेंगे जी इस बॉक्स के अंदर 3 बॉल्स हैं, एक रेड है, एक ब्लैक है और एक है ब्लू. तो इस तरह हमने फर्स्टली क्या देखा कि इस बॉक्स में चीज़ कौन सी है. ठीक है. तो डैट इज अबाउट क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी कि हमने तज्जिया क्या किया कि चीज़ है क्या. उसके बाद अब देखें क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करें तो एक रेड है, एक ब्लू है और एक क्या है जी ब्लैक है. यानी कि क्वांटिटी से रिलेटेड कोई चीज़, अमाउंट से रिलेटेड कोई चीज़ होगी तो उसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहेंगे. उसको जो चीज़ें जो बॉक्स में दी गई हैं वो कितनी हैं, कितने परसेंटेज है, तो जो परसेंटेज से रिलेटेड है या क्वांटिटी से कोई चीज़ रिलेटेड होगी तो वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा. तो केमिस्ट्री में इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं जी क्वालिटेटिव एनालिसिस. द टाइप ऑफ एनालिसिस in which we identify the elements present in a given compound.
present in a given कंपाउंड। यानी कि हमने सबसे पहले क्या करना है कि कोई भी कंपाउंड दिया गया होगा, हमने उसका एनालिसिस करके उसमें देखना है कि उस दिए गए कंपाउंड के अंदर चीज़ें कौन कौन सी हैं। लेट्स सपोज मैं आपको एक सैंपल दे देता हूं यहाँ पे, और मैं सैंपल में कहता हूं कि आपने ढूंढना है कि इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से। जब आप इसका एनालिसिस करते हैं तो आप कहते हो जी इसमें कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है। तो देखिए हमने पहले चीजें देखी कौन कौन सी हैं, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो ये आ गया व्हाट इज में, यानी कि चीज है क्या। ठीक है जी। उसके बाद जब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द एनालिसिस, द टाइप ऑफ एनालिसिस इन विच, या डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन किसकी जी? एलिमेंट्स, अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन कंपाउंड। देखिए जी, अगर जो हमने चीजें पहले देखी हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, अब हमने देखना है कि सैंपल में कार्बन कितनी है, हाइड्रोजन कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, उनकी परसेंटेज देखनी है, या एटमों की तादाद देखनी है कि कितने एटम है। तो वो अमाउंट से रिलेटेड होगा तो उसको हम कहते हैं जी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अमाउंट से रिलेटेड होगा या क्वांटिटी से रिलेटेड होगा तो उसको हम क्या कहेंगे जी? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जैसे मिसाल के तौर पर शुगर की बात करें तो शुगर में क्या आता है जी? C12, H22 और O11। तो अब इसमें देखें कार्बन कितने हैं जी? कार्बन है 12, ठीक है जी, और हाइड्रोजन कितने हैं? 22, और ऑक्सीजन कितने हैं? 11। इज इट क्लियर? तो ये देखें, ये क्वांटिटी से रिलेटेड है कि इसमें कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 22 है और ऑक्सीजन इसमें कितने हैं जी? 11 है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अगर परसेंटेज से रिलेटेड कोई चीज़ आ जाए कि किसी सैंपल में कितनी कितनी परसेंटेज है तो वो भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ही कंसीडर किया जाता है। लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूं कि आप मुझे पहले ये बताओ कि आपके हाथ में जो पेन है वो किस किस चीज़ से मिलकर बना है। तो आप कहेंगे सर उसमें प्लास्टिक है और स्टील की निब है आगे और इंक है। तो देखिए आपने कहा कि वो उसमें पहले आपने देखी चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो उसमें प्लास्टिक का मटेरियल था, उसकी बॉडी, उसके बाद एंड पे निब होती है, वो स्टील की होती है और इंक है। तो देखिए पहले आपने देखा चीज़ें कौन कौन सी हैं। दिस इज अबाउट क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब मैं कहता हूं कि मैक्सिमम उस पेन में जो चीज़ है वो कौन सी है। तो आप कहेंगे सर उसके अंदर जो है ना मैक्सिमम जो चीज़ जिस चीज़ से वो मिलकर बना है वो है प्लास्टिक, ठीक है। उसके बाद निब स्टील की छोटी सी होती है, उसके बाद इंक। तो अगर हम परसेंटेज से उसको डिफाइन करें तो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि उसमें जो 70% है जी वो प्लास्टिक मटेरियल है, ठीक है, और उसके अंदर जो 30% है वो क्या है जी? वो इंक है जी आपकी, ठीक है, और 10% हम कंसीडर कर लेंगे उसमें स्टील, और जो कलर वगैरह होगा सारी चीज़ों को मिक्स करके हम कहेंगे जी वो हमारे पास जी अदर चीज़ें 10%। तो इस तरह से हम कहेंगे कि वो 100% हो गया। अब इसमें प्लास्टिक कितना है, ठीक है, इंक कितनी है, स्टील कितना है, और बाकी जो अदर चीज़ें हैं वो हम परसेंटेज से के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो जब भी हम परसेंटेज का जिक्र करते हैं तो वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। दिस इज अबाउट क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में 5 स्टेप होते हैं। एक कंप्लीट क्वांटिटेटिव एनालिसिस जब हमने करना होता है तो हमारे पास उसके जो स्टेप है वो कौन कौन से होते हैं? स्टेप्स इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो पहला होता है ऑब्टेनिंग अ सैंपल। ऑब्टेनिंग अ सैंपल, जैसे लेट्स सपोज इसको डिफाइन करते हैं कि आपने जी आपने नमक का एनालिसिस करना है, लेकिन नमक के अंदर क्या है कि आपके पास मिट्टी भी है और बहुत सी दूसरी चीज़ें भी हैं, रेत भी है, क्ले भी है। तो सबसे पहले आप एनालिसिस करने के लिए सैंपल आपके पास होगा तो आप एनालिसिस करेंगे ना। अगर आपके पास सैंपल ही नहीं है तो आप एनालिसिस कैसे करेंगे? तो क्योड़ामाइन तो आपने सुनी होगी, जिधर नमक निकल रहा है, ठीक है, वहां पे तो डेफिनेटली सारा नमक होगा। अगर आप कोई ऐसी चीज
ऐसी सॉइल का सर्वे कर रहे हैं कि आपको लग रहा है, ऐसी चट्टान का सर्वे कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि यहाँ पे भी नमक जो है वो पाए जाने के चांसेस हैं, तो सबसे पहले आप उसको एनालिसिस करने के लिए वो सैंपल अटेन करेंगे। तो जब वो सैंपल आप अटेन करेंगे तो उसको हम कहते हैं ऑब्टेनिंग अ सैंपल। अब वो जो सैंपल आपके पास आ जाएगा वो जरूरी तो नहीं है कि वो नमक ही होगा, हमने तो अभी एनालिसिस करना है कि उसमें वो नमक है या नहीं। तो क्या करेंगे, उस सैंपल को पहले ले लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे जी डिजायर कॉन्स्टिट्यूएंट की, सेपरेशन ऑफ डिजायर कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि पार्ट जिसका जो हमारा इंटरेस्ट है, जिसका हम एनालिसिस करना चाहते हैं, उसको हम अलग करेंगे। लेट्स सपोज ये सैंपल था मेरे पास, तो इस सैंपल में जी मिट्टी भी है, रेत भी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैंने तो देखना है कि इसमें नमक है कि नहीं, उसका मैंने एनालिसिस करना है। तो फिर मैं क्या करूंगा कि मिट्टी और रेत को मैं क्या करूंगा, अलग करूंगा। जो मेरा डिजायर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, मेरा NaCl नमक है मेरा। गोट इट जी। अब मैं क्या करूंगा, वो डिजायर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको मैं सेपरेट करूंगा, और सेपरेट करके फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं तीसरे स्टेप में उसको करूंगा जी, उसकी मेजरमेंट और कैलकुलेशन करूंगा। मेजरमेंट्स एंड कैलकुलेशंस, ठीक है। जब मैं उस डिजायर कॉन्स्टिट्यूएंट को क्या कर लूंगा जी, सेपरेट कर लूंगा। सेपरेट करने के बाद मैं क्या करूंगा, उस पे केमिकल में एक्सपेरिमेंट करूंगा, उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करूंगा। प्रैक्टिकली परफॉर्म करके मैं उसकी मेजरमेंट करूंगा और कैलकुलेशन करूंगा कि जो मेरे पास मेरा डिजायर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो जी कितना है, कौन कौन सा है, उसमें सोडियम है, उसमें क्लोरीन है कि नहीं। तो ये मेजरमेंट और कैलकुलेशन में चीज आती है। उसके बाद है जी जो 4 स्टेप है, सॉरी इसके 4 स्टेप होते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस के। जब भी अपने एक कंप्लीट और अच्छा एनालिसिस क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना होता है तो उसके 4 स्टेप होते हैं। तो 3 हमने डिस्कस कर लिए। जो चौथा स्टेप होगा वो क्या होगा जी, ड्राइंग कंक्लूजन। हमने फिर एंड पे नतीजा अखज करना होता है कि जो सा सैंपल हमने लिया था, ठीक है, उसको हमने स्टडी किया, सेपरेशन की, डिजायर कॉन्स्टिट्यूएंट की, मेजरमेंट की, कैलकुलेशन की, और अब हमने देखना है कि उसमें जो सोडियम है वो कितने % है, उसमें क्लोरीन है वो कितने % है। तो ओवरऑल हम रिजल्ट जो निकालेंगे, जो नतीजा हम अखज करेंगे, कंक्लूजन जो ड्रा करेंगे वो ये होगा जी, हाँ जो हमने सैंपल लिया था उसमें NaCl था, और जो NaCl था वो ओवरऑल कितने % था, तो वो हमारा क्या आ जाएगा जी, वो हमारा अल्टीमेटली इवेंचुअली वो हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। इज इट क्लियर? दिस इज अबाउट स्टेप्स इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। उसके बाद जी इस चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे। वो कौन कौन सी हैं टेक्निक्स यूज फॉर द सेपरेटिंग डिजायर कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। सबसे पहले जी फिल्ट्रेशन की टेक्निक हम पढ़ेंगे। फिल्ट्रेशन तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप घरों में भी फिल्ट्रेशन करते हो। जैसे कि चाय बनाई हमने और उसमें जो पत्ती है वो हम सेपरेट करते हैं छन्नी से, तो वो क्या फिल्ट्रेशन है। इस तरह जो दूध वाला होता है, जब वो दूध लेके आता है तो दूध में तिनके होते हैं और भी बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, तो वो क्या करता है कि वो जिस छन्नी को यूज करता है फिल्ट्रेशन के लिए, जिस मीडियम को यूज करता है फिल्ट्रेशन के लिए, वो फिल्ट्रेशन ही बेसिकली कर रहा होता है, और जिसमें तिनके होते हैं, पार्टिकल होते हैं, वो दूध से सेपरेट कर रहा होता है, ठीक है। दिस इज अबाउट फिल्ट्रेशन के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। उसके बाद जी क्रिस्टलाइजेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहां पे अक्सर कभी जी लिखा जाता है, कभी एस। तो आपको पता है कि ब्रिटिश और अमेरिकन सिस्टम है, तो यहां पे आप जी भी लिख सकते हो और एस भी लिख सकते हो। दिस इज अबाउट क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि क्रिस्टल बनाने का अमल। जिस तरह से चीनी के क्रिस्टल आपने देखे होंगे, साल्ट के क्रिस्टल आपने देखे होंगे, तो क्रिस्टल बनाने का जो अमल होता है वो क्रिस्टलाइजेशन होता है। और इस चैप्टर में हम क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक पढ़ेंगे कि किस तरह से अगर आप
चीज़ों को प्योरीफाई करना चाहते हो तो क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल बनाते हुए आप चीज़ को किस तरह से प्योरीफाई करोगे, तो क्रिस्टलाइजेशन होती है जी क्रिस्टल बनाने का अमल। तीसरा है जी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। देखिए नाम से जाहिर है कि सॉल्वेंट वो चीज होती है जो सॉल्यूशन में ज्यादा मकदार में हो, और एक्सट्रैक्शन होता है विड्रा करना। इसमें भी हम अपने डिजायर कॉन्स्टिट्यूएंट को, डिजायर प्रोडक्ट को हम इंप्योरिटी में से सेपरेट करेंगे। ठीक है, ये भी टेक्निक सेपरेशन टेक्निक है, चीजों को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। और फोर्थ वन इज दैट सब्लिमेशन। सब्लिमेशन भी जो टेक्निक होती है ये भी सेपरेशन टेक्निक है, डिजायर कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और ये हम जब लिक्विड का लिक्विड के साथ इंटरेक्शन होता है तो उस लिक्विड में से जो अपना डिजायर लिक्विड है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको अगर सेपरेट करना हो तो उस एक्वस लेयर में से किस तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं, वो होती है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। और सब्लिमेशन क्या आती है कि अगर कोई सॉलिड डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है जी, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। सब्लिमेशन को डिफाइन कर रहा हूं कि अगर कोई सॉलिड डायरेक्ट वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो तब ये सब्लिमेशन टेक्निक हम इस्तेमाल करेंगे और उस डिजायर कॉन्स्टिट्यूएंट को, डिजायर प्रोडक्ट को इम्प्योरिटी यानी कि सैंड वगैरह, क्ले वगैरह में से हम उसको क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड डायरेक्ट। फिर चूंकि सैंड वेपर में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होती, जो आपका सॉलिड जो सैंड के अंदर है वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर इस तरह से हम सब्लिमेशन टेक्निक इस्तेमाल करके उसको सैंड में से अलग कर लेंगे। इन डिटेल टॉपिक है हमारा ये, हम इसको क्लियर करेंगे। उसके बाद ये फिफ्थ वन इज दैट अबाउट क्रोमैटोग्राफी। इसमें भी डिफरेंट ऑर्गेनिक डाई स्टफ, जो डिफरेंट कलर होते हैं, जब वो मिक्स अप हो जाते हैं तो उन कलर्स को हमने सेपरेट आउट करना होता है। तो हम क्रोमैटोग्राफी जो टेक्निक है वो हम यूज करते हैं, ठीक है, अपने चीजों को सेपरेट करने के लिए। यहां पे एक काबिले गौर बात यह है कि हम ये डिफरेंट टेक्निक क्यों इस्तेमाल करते हैं। क्या हम कोई एक टेक्निक इस्तेमाल करके सारी चीजों को सेपरेट नहीं कर सकते? तो इसका क्वेश्चन है नो। क्योंकि देखें फिल्ट्रेशन जो है, अगर आपके पास कोई चीज है जी लिक्विड फॉर्म में और उस लिक्विड फॉर्म में रेत आ गई है या कोई तिनके वगैरह आ गए हैं या कोई पार्टिकल दूसरे आ गए हैं आपके लिक्विड में, तो इससे तो हम फिल्ट्रेशन टेक्निक से तो जो रेत है वो हम सेपरेट कर लेंगे, हम फनल लगा के, फिल्टर पेपर लगा के, क्लियर जी, तो उसको तो हम सेपरेट कर लेंगे ऐसे। तो जो रेत होगी वो यहां पे फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगी और जो आपका लिक्विड होगा वो नीचे आएगा। ठीक है, अब क्रिस्टलाइजेशन क्या है कि देखें जो फिल्ट्रेशन हमने की है, जो रेत थी ना, रेत वो लिक्विड के अंदर इनसोल्युबल थी, जो सैंड थी वो लिक्विड के अंदर क्या थी, इनसोल्युबल, यानी कि वो ना हल पजीर थी, तो हमने सेपरेट कर ली। अगर कोई चीज डिसॉल्व फॉर्म में हो, जैसे कि मिसाल के तौर पर हम साल्ट की बात करते हैं, तो आपके पास लिक्विड है, लिक्विड में साल्ट आपको पता डिसॉल्व हो जाता है, हल हो जाता है वो। तो जब हम लिक्विड की बात करेंगे तो उसमें जो साल्ट होगा, तो साल्ट तो डिसॉल्व फॉर्म में होगा, हम फिल्टर पेपर से गुजारेंगे, साल्ट क्या होगा कि लिक्विड के साथ ही नीचे आ जाएगा, वो तो सेपरेट नहीं हुआ। तो इसका मतलब फिल्ट्रेशन टेक्निक यहां पे फेल होगी। अब हम फिल्ट्रेशन टेक्निक से उसको सेपरेट नहीं कर सकते साल्ट को, फिर हम क्या करेंगे, उस लिक्विड में जिसमें साल्ट है हम उसको नीचे से करेंगे हीट। जब हम उसको नीचे से करेंगे ना हीट, तो क्या होगा कि जो डिहाइड्रेशन से जो पानी है, एवेपोरेशन से, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे जो आपका साल्ट है वो क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से साल्ट को हम, अब देखें क्रिस्टल बनाने के बाद उसके क्रिस्टल बन जाएंगे और जो वाटर है वो वेपर्स की फॉर्म में एवेपोरेशन से उड़ जाएगा और साल्ट हम हासिल कर लेंगे। तो इसलिए देखिए अब ये टेक्निक इसके लिए सूटेबल है, ना कि फिल्ट्रेशन। उसके बाद अब सॉल्वेंट अट्रैक्शन जो है वो टेक्निक क्यों इस्तेमाल करते हैं जी। सॉल्वेंट अट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है विड्रा करना, निकालना, एक्सट्रैक्शन। अब जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है वो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जब कोई दो लिक्विड, दो चीजें
इमिसिबल हो, जो एक दूसरे में कंप्लीटली तौर पर डिसोल्व ना हो। जैसे मेरे पास जी ए है एक लिक्विड और एक लिक्विड है जी बी, एक मेरे पास है जी इनऑर्गेनिक है और दूसरा जो लिक्विड है वो क्या है जी ऑर्गेनिक, और वो इनऑर्गेनिक जो है ये सॉल्वेंट है और जो ऑर्गेनिक है वो सल्यूट है। सल्यूट जो थोड़ी मकदार में चीज होती है सोल्यूशन के अंदर वो सल्यूट होती है, जो ज्यादा मकदार में होती है वो सॉल्वेंट होती है। अब जो हमारा डिजायर सल्यूट था, जो डिजायर कॉन्स्टिट्यूएंट था वो इस ए में चला गया, वो इस ए में क्या हो गया, वो चला गया, लेकिन वो टोटली तौर पर डिसोल्व नहीं है। ठीक है, अब हम इसको इसमें से सेपरेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम कैसे सेपरेट करेंगे कि हम कोई ऐसा, लेट्स सपोज ये बीकर है, ये आपका जो ए प्लस बी ये डिसोल्व नहीं है। अब हम ऊपर से क्या करेंगे, हम ऊपर से कोई ऐसा सॉल्वेंट डालेंगे, जिस तरह नाम से जा रहा है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, सॉल्वेंट को इस्तेमाल करते हुए इस बी पार्ट को हमने क्या करना है जी सेपरेट करना है, इसको अलग करना है। तो हम क्या करेंगे, कोई ऊपर से ऐसा सॉल्वेंट डालेंगे जो कि ज्यादा सोल्युबल होगा किसमें, और जो हमने ऊपर से जो सॉल्वेंट डालना है सी, वो ज्यादा जो बी पार्ट है वो इसके अंदर हल भी हो, और जो सी है वो थर्मली वोलाटाइल भी हो, थर्मली अनस्टेबल भी हो। थर्मली अनस्टेबल से मुराद है कि जब हम उसको रूम टेम्परेचर पे रखें तो उसके वेपर बन के उड़ जाए। तो जब बी ए की निस्बत सी में ज्यादा जाएगा तो वो सेपरेट हो रहा है, तो जब सेपरेट हो जाएगा अब वो जो आपका बी है वो किस में चला गया, सी में। अब हम क्या करेंगे, उसको रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो सी वेपर फॉर्म में जो है वो बन के उड़ जाएगा, और आपका जो डिजायर कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो बी होगा। इस तरह से हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक लगा के उसको सेपरेट कर लेंगे। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि दोनों जो लिक्विड है वो क्या हो, इमिसिबल। इमिसिबल वो लिक्विड होते हैं जो कंप्लीटली तौर पर एक दूसरे में हल नहीं होते, डिसोल्व नहीं होते। अब सब्लिमेशन हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया कि अगर आपका कोई सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है वेपर फॉर्म में, तो फिर हम सैंड में से उसको हीट करके उसके वेपर हम अलग कर लेते, उसको सेपरेट कर लेते। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, यहां पे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हमने पढ़ा कि दोनों जो लिक्विड है ना वो क्या है, एक दूसरे में हल नहीं हो रहे, इमिसिबल है। अगर लेट्स सपोज आपके पास दो लिक्विड है, इंक है, और वो टोटली तौर पर क्या है जी एक दूसरे में क्या है जी सोल्युबल है, वो हाल है, यानी कि वो मिसिबल है, तो फिर हम इसको किस तरह से सेपरेट करेंगे। इसके लिए फिर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक तो नहीं ना अप्लाई होगी, ठीक है, वो तो इमिसिबल के लिए। तो फिर हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से ठीक है हम इंक्स को क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। दिस इज अबाउट इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 2। ये जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर है। डिफरेंट टेक्निक्स हम सीखेंगे इसमें, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी इन डिटेल, और ये शॉर्ट के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो चैप्टर है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिल्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।